नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अपने चैनल देसी स्टडी के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं सिंधु घाटी सभ्यता के क्रम में तीसरा वीडियो, जो कि इस सभ्यता के बारे में तीसरा और आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस सभ्यता के बारे में बात करें तो इस सभ्यता के पहला जो वीडियो हमारा आया था वह इसकी बेसिक जानकारी के बारे में था, और दूसरा वीडियो जो हमने इसके बारे में दिया था वह इसके विस्तृत क्षेत्रों के बारे में, जो कि 3 जगहों पर या 3 देशों पर फैली हुई थी, जो हमारा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में था। उसके बाद आज इस वीडियो के माध्यम से हम उस सभ्यता के लोगों का जीवन कैसा था, जैसे कि हमारा सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, या उस समय किस प्रकार की व्यवस्था थी, आज उसके बारे में हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि परीक्षा में इस भाग से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसी के क्रम में हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कि उस समय से मनुष्य का जीवन कैसा था, राजनीतिक व्यवस्था वहाँ कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उस समय की आर्थिक जीवन कैसा था, और उस समय के धार्मिक जीवन कैसे थे। दोस्तों, यदि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं तो हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि यहाँ पर जो हमें जितने भी साक्ष्य मिले हैं या इस सभ्यता के जीवन के बारे में जो भी जानकारी मिलती है वह किसी साहित्यिक स्रोत के माध्यम से नहीं मिलती है। हालांकि यहाँ पर लिपि का हमें ज्ञान था, लेकिन उस लिपि को अभी पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। इसलिए इस सभ्यता के बारे में हमें जो भी जानकारी प्राप्त हुई है वह पूरी की पूरी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर है। तो आज उसी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जो इतिहासकारों ने अनुमान लगा रखे हैं उन्हीं पे आधारित हम लोग इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसी क्रम में हमारा सबसे पहला बिंदु है राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन के बारे में यदि चर्चा करें तो स्रोतों के अभाव में इस सभ्यता के बारे में हमें कोई भी जानकारी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं पता है। हम लोग या जो भी जानकारी प्राप्त करते हैं वह पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर और अनुमान के आधार पर है। तो सबसे पहले सभ्यता के बारे में यदि चर्चा करें तो इस सभ्यता में जो शासन था या पुरोहित, व्यापारिक वर्ग और नगर प्रशासन द्वारा संचालित होता था। इसका अर्थ क्या है? तो हमें हड़प्पा क्षेत्र से या मोहनजोदाड़ो जो क्षेत्र हैं वहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वहाँ से हमें एक पुरोहित की मूर्ति मिली है। इससे हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं या इतिहासकारों ने जो अनुमान लगाया है उनका कहना है कि यहाँ पर जो शासन व्यवस्था चलती थी उसमें व्यापारिक वर्ग या पुरोहित वर्ग का काफ़ी प्रभुत्व रहता था, या उन्हीं के सहारे नगर प्रशासन चलाया जाता था। हालांकि इसकी कोई पूर्णतः जानकारी या प्रमाण नहीं कहा जा सकता। यह जानकारी जो भी है वह हमारी पूरी अनुमान के पर आधारित है। आगे हम लोग बात करें कि इसके बारे में इतिहासकार क्या कहते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा बिंदु है पिग्गट महोदय ने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता को इसकी जुड़वा राजधानी कहा है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो की सभ्यता को जुड़वा राजधानी क्यों कहा है? क्योंकि यह सभ्यता जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता जो हमें मिली है पाकिस्तान क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, और इनके जो साक्ष्य मिले हैं वह एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं और सबसे पहले खोजे गए स्थल थे। और ये इस सभ्यता के खोजे गए स्थल सबसे बड़े स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र के अंतर्गत हैं। इसलिए उन्होंने इस सभ्यता को इसकी जुड़वा राजधानी भी बताया है, और यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो यह हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला इसके बारे में हम लोग अगर आगे बात करें तो एक इतिहासकार हंटर थे, उन्होंने मोहनजोदड़ो को शासन की व्यवस्था को जो था वो राजतंत्रात्मक की जगह जनतंत्रात्मक माना है। जो हमारे हंटर व्यक्ति थे इनका कहना था कि मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता में जो शासन चल रहा था वह राजतंत्रात्मक न होकर प्रजातंत्रात्मक था। यह इनका अनुमान इस प्रकार था क्योंकि हमें वहाँ से पुरातात्विक साक्ष्यों से हमें कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिली है जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि वहाँ किसी प्रकार के राजा वर्ग या शासन करते थे। और ऊपर भी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की कि यहाँ पर पुरोहित वर्ग या व्यापारिक वर्ग की प्रधानता रहती थी, और उसके बाद हमें यहाँ से किसी भी प्रकार के महल या अस्त्र शस्त्र आदि की किसी भी प्रकार के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सभ्यता थी वह शांतिप्रिय थी, और एक नगर प्रशासन जो चलता था वह सुव्यवस्थित और
सुचारू ढंग से संचालित किया जाता था। तो इस प्रकार हम लोगों ने राजनीतिक जीवन के बारे में उस सभ्यता के बिंदुओं को अध्ययन किया। और उसके बाद हमारा अगला बिंदु आता है सामाजिक जीवन। तो यहाँ से हम लोग यह ज्ञात करेंगे कि उस सभ्यता का समाज कैसा था, या उस सभ्यता के समाज में लोगों के रहने की तरीके क्या थे, वह किस प्रकार अपना समाज बांटे हुए थे। तो सबसे पहला बिंदु जो हम लोग करेंगे, तो हमारा यहाँ पर सबसे जो जानकारी मिलती है समाज की, वहाँ से पता लगता है कि समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वह क्या थी, परिवार थी। दोस्तों, यह प्रश्न भी काफ़ी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि उस सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे छोटी इकाई थी वह क्या थी। तो हमारा सबसे उत्तर होगा परिवार थी। लेकिन यहाँ पर जो परिवार था वह मात्र सत्तात्मक था, अर्थात यहाँ पर महिला की प्रधानता होती थी परिवार में। उसके बाद हम लोग अगर बात करें इस सभ्यता के बारे में, तो इस सभ्यता के बारे में यह जानकारी हमें मिलती है कि इस समय किसी भी प्रकार की वर्ण व्यवस्था का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। जैसे कि आज हम लोग या वैदिक सभ्यता में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वैश्य, शूद्र या ब्राह्मण जो अलग अलग वर्णों में बटा हुआ था, उस समय यहाँ पर किसी भी प्रकार की वर्ण व्यवस्था की कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें समाज की, तो समाज यहाँ पर कई वर्गों में विभाजित था। जैसे कि हमारा पुरोहित वर्ग था, श्रमिक वर्ग था, व्यापारिक वर्ग था, शिल्पी वर्ग था आदि। यहाँ पर लोगों ने अपने जो वर्ग बांट रखे थे वह अपने काम के आधार पर बांट रखे थे। जैसे पुरोहित का काम पूजा पाठ में संलग्न होना, श्रमिक का काम उस समय के जो मेहनत वाला काम होता था वह सारा श्रमिक वर्ग करता था। व्यापारिक वर्ग अपने व्यापार से अपना जीवन संचालित करता था। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इस समय जो समाज था वह कई वर्गों में विभाजित था। आगे हम लोग बात करें कि सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। तो हमने यहाँ पहले ही बताया कि इस समय हमें किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र या जो साक्ष्य मिले हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार के युद्ध की जानकारी हमें नहीं मिलती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सभ्यता थी वह शांत प्रिय थी और लोग अपना जीवन शांति प्रिय तरीके से संचालित करते थे। उसके बाद हमारा आता है भोजन के बारे में। तो इस समय जो हमारे भोजन लोग करते थे वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के करते थे, क्योंकि यहाँ से जो हमें खुदाई के स्थल से जो जानकारी मिलती है वहाँ से रसोई घर से मछली के कांटे के साक्ष्य और शाकाहारी भोजन के भी साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ जो भोजन लोग करते थे वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के करते थे। उसके बाद हमारा आता है कि इस समय के आभूषण कैसे थे, लोग क्या क्या पहनते थे। तो जो हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से जो हमें जानकारी मिलती है वह उससे हमें पता लगता है कि यहाँ पुरुष और महिलाएं दोनों सुसज्जित तरीके से आभूषणों को धारण करते थे और दोनों के आभूषण पहनने का भी प्रमाण मिलता है। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मनोरंजन के लिए। तो मनोरंजन के लिए लोग यहाँ पर पासा, नृत्य, शिकार और पशुओं की लड़ाई देखना पसंद करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों ने जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर लोग अपने मनोरंजन के लिए पासा खेलते थे, जानवरों की लड़ाई करते थे, शिकार करते थे या नृत्य, महिलाओं का नृत्य आदि तरह से अपना मनोरंजन करते थे। आगे हम लोग बात करें इसके आर्थिक जीवन के बारे में। तो इसका आर्थिक जीवन कैसा था, तो सबसे पहले हमारा पहला बिंदु है कृषि के बारे में। अगर हम लोग कृषि के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो हमारा आर्थिक जीवन है वहाँ से हमें पता लगता है कि जुताई, सिंचाई और बुवाई के द्वारा लोग यहाँ पर कृषि के कार्य पूर्ण करते थे। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि उस सभ्यता के लोग सिंचाई, बुवाई और जुताई तीनों विधियों से परिचित थे। उसके बाद यदि हम लोग फसलों के बारे में बात करें तो फसलों के दौरान यहाँ पर गेहूँ, जौ, मटर, कपास आदि से भी परिचित के साक्ष्य मिले हैं। और हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में भी पढ़ा था कि रंगपुर से हमें चावल के साक्ष्य मिले थे। तो यहाँ पर सबसे जो मुख्य फसल थी वह गेहूँ और जौ थी, लेकिन गेहूँ और जौ, मटर और कपास आदि सारी भी फसलें यहाँ पर उगाई जाती थी। और मुख्य हम अगर बात करें यहाँ पर तो सबसे दो फसलों के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले, जैसे गन्ना और रागी के प्रमाण यहाँ से नहीं हमें प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम लोग अगर आगे बात करें पशुपालन के बारे में तो इस सभ्यता का जो प्रिय पशु था वह
कुबड़ वाला सांड था। और इस सभ्यता में हमें गाय और घोड़ों की भी जानकारी प्राप्त हुई है। पशुपालन के बारे में हम लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे की भी जानकारी मिलती है, लेकिन यह पूरी तरीके से काल्पनिक थी क्योंकि उसके मोहर पे अंकित होने का साक्ष्य मिला है। और यहाँ पर जो हमें घोड़े के साक्ष्य मिले हैं वह बलूचिस्तान में सुत कांगेडोर जो स्थल पड़ता है वहाँ से हमें घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ से मुख्य रूप से गाय और कुबड़ वाले सांड जो इनका प्रिय पशु होता था उसके साक्ष्य मिले हैं। आगे हम लोग उद्योग के बारे में बात करें तो इस व्यवस्था के अंतर्गत या सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सूती वस्त्र, बर्तन, शिल्प आदि का व्यापार होता था और इसी के उद्योग होते थे। सूती वस्त्र का यहाँ पर होने का सबसे ज़्यादा प्रमाण मिला है और लोग यहाँ पर सूती वस्त्रों को पहनना पसंद करते थे और उस सभ्यता से पुरातात्विक साक्ष्य जो मिले हैं वहाँ से हमें सूती धागे का भी प्रमाण मिला है। आगे हम लोग व्यापार के बारे में बात करें तो व्यापार में अगर हम लोग जानते हैं कि इस सभ्यता के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी और वहाँ हमने बताया था कि इसका व्यापार आंतरिक और विदेशी दोनों प्रकार से होता था। तो यदि विदेशी क्षेत्रों के बारे में बात करें तो यहाँ पर पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, अफ़गानिस्तान और ईरान इन सभी जगहों से व्यापार होता था और जो व्यापार का माध्यम था वह जल मार्ग द्वारा होता था। और इसके बाद हम लोग आगे बात करें आयात के बारे में तो यहाँ आयात के लिए कई सारी वस्तुएं बाहर विदेशों से मंगाई जाती थी। यदि हम लोग चांदी की बात करें तो चांदी को ईरान और अफ़गानिस्तान से मुख्यतः रूप से मंगाया जाता था। वही टिन की अगर हम लोग बात करें तो टिन अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था और तांबा जो कि खेतड़ी से मंगाया जाता था। और यह प्रश्न खेतड़ी वाला परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है जो कि राजस्थान का क्षेत्र था। राजस्थान से ही खेतड़ी क्षेत्र से तांबे को निकालकर कई जगह विस्तृत किया जाता था और अलग अलग जगहों पर पहुंचाया जाता था। और वहीं से लाजवर्ण जो कि मेसोपोटामिया से मंगाया जाता था। तो यह है हमारे बिंदु जो चांदी, टिन और तांबा यहाँ से आयात की जाती थी। ये सारी वस्तुएं जो कि विदेशों की विभिन्न जगहें थी जैसे कि ईरान, अफ़गानिस्तान और टिन हमारा अफ़गानिस्तान से तथा तांबा जो हमारा मुख्य रूप से खेतड़ी से मंगाया जाता था। उसके बाद हम लोग निर्यात के बारे में बात करें तो निर्यात में यहाँ से वस्तुएं भी व्यापार के रूप में वहाँ भेजी जाती थी। निर्यात में सूती वस्त्र, हाथी दांत और इमारती लकड़ी ये तीन चीज़ें मुख्य रूप से विदेशों को आयात की जाती थी। और मुद्रा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की मुद्रा का साक्ष्य नहीं मिला है, अर्थात यहाँ जो लेन देन होता था वह वस्तु विनिमय के आधार पे होता था, अर्थात एक वस्तु को लेकर दूसरे वस्तु को देना। तो लोग यहाँ पर व्यापार में लेन देन की प्रक्रिया वस्तु विनिमय के आधार पर करते थे। उसके बाद हम लोग धार्मिक जीवन के बारे में यदि बात करें तो धार्मिक जीवन में हम लोग जानते हैं कि इस सभ्यता का जो अंग था वह धार्मिक जीवन था, लेकिन वह पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं था जैसे कि आज समाज में धार्मिक जीवन को काफ़ी महत्वता दी जाती है। यहाँ पर इस सभ्यता में जो लोग विश्वास करते थे वह लौकिक सभ्यता थी, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो ईश्वर जिस चीज़ को देखते थे उसी पर विश्वास करते थे और उसी को ही अपना भगवान मानते थे। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर मूर्ति पूजा में वो लोग मूर्ति के अंतर्गत मातृ देवी की मूर्ति या पशुपति की मूर्ति आदि चीज़ों की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। जैसे कि हम लोग लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार की पूजा में विश्वास करते हैं। लौकिक अर्थात जिन चीज़ों को हम लोग देखते हैं और अलौकिक जिन चीज़ों को हम लोग नहीं देखते हैं, आज हमारे समाज में प्रचलित है। और आगे हम लोग यहाँ बात करें कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर का प्रमाण किसी भी प्रकार का नहीं मिला है, अर्थात ये लोग किसी भी प्रकार के मंदिर निर्माण कार्य नहीं करते थे और पूजा का जो भी कार्य करते थे वह मूर्ति द्वारा करते थे। किसी भी अलौकिक शक्ति को ये लोग विश्वास नहीं करते थे। आगे हम लोग बात करें यहाँ पर मातृ देवी की पूजा, तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में कई जगहों से मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य भी मिले हैं और उनमें सबसे मुख्य स्थल है मोहनजोदड़ो, जहाँ से मातृ देवी की पूजा की मूर्ति निकली है। और उससे हम लोग कह सकते हैं कि जो समाज था वह मातृ सत्तात्मक था। और उसके बाद
किसी एक जगह से जहाँ जिसको हम लोग हड़प्पा के नाम जानते हैं, जो इस सभ्यता का सबसे पहला स्थल था, वहाँ से हमें उर्वरता की देवी अर्थात पृथ्वी की देवी की भी साक्ष्य मिले हैं। एक स्त्री के गर्भ से उर्वरता का पेड़ निकलते हुए दिखाया गया है और वहाँ पर जो समाज था वह मात्र सत्तात्मक था। हम लोग इस साक्ष्यों के आधार पर कह सकते हैं। आगे हम लोग बात करें, यहाँ से हमें एक मुहर के साक्ष्य मिले हैं जिसमें पशुपति का नाम का प्रमाण मिला है और उस पशुपति में एक मुहर मिली है जहाँ से हमें 3 मुख वाले देवता का प्रमाण मिला है और उस 3 मुख वाले देवता के चारों ओर पशु बैठे हुए हैं और उस देवता का उन पशुओं पर नियंत्रण दिखाई देता है। अर्थात जो उस समय देवताओं के रूप में प्रचलित थे उन्हें हम लोग पशुपति के नाम से जानते हैं। आगे नाग पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा और स्वास्तिक चिन्ह आदि के भी यहाँ पर प्रमाण मिले हैं। तो हम लोग यहाँ पर धार्मिक जीवन के अंतर्गत देख सकते हैं कि यहाँ पर मातृ देवी की पूजा और उर्वरता की देवी की पूजा दोनों प्रकार से होती थी और पुरुषों में अगर बात करें तो यहाँ पर पशुपति की भी साक्ष्य मिले हैं। अर्थात पुरुष के रूप में पशुपति को ये लोग पूजते थे और माता के रूप में मातृ देवी और उर्वरता की देवी को पूजा जाता था। और इसके बाद हम लोग अगर बात करें, लोथल एवं कालीबंगा से वृक्ष एवं पशु पूजा का भी प्रमाण मिला है। तो जो हमारा लोथल स्थल पड़ता था गुजरात के पास और कालीबंगा जो राजस्थान में है, यहाँ से हमें वृक्ष पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। और आगे हम लोग बात करें, यहाँ से हमें अग्निकुंड के भी प्रमाण मिले हैं। अर्थात हम लोग अग्निकुंड के जो हमें यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पर हवन कुंड या अग्निकुंड जो मिले हैं, उन अग्निकुंड के माध्यम से हवनों पूजा के अंतर्गत हवन किए जाते रहे होंगे। तो यह इससे अनुमान लगता है कि उस समय जो धार्मिक जीवन चलता था वहाँ पर पूजा की प्रधानता थी, लेकिन वह किसी भी सभ्यता पर पूरी तरीके से हावी नहीं था। तो हम लोगों ने इस प्रकार देखा कि यहाँ पर हमें राजनीतिक जीवन के अंतर्गत किस प्रकार से उस समय की राजनीतिक व्यवस्था थी और सामाजिक जीवन के अंतर्गत हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि उस समय की जो इकाई थी वह परिवार थी, सबसे छोटी इकाई, और समाज जो था वह 2 वर्गों में बटा हुआ था, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग। उच्च वर्ग में हमारे व्यापारी और शासक वर्ग निवास करते थे, जबकि निम्न वर्ग हमारे श्रमिक और मजदूर आदि इस प्रकार के लोग रहते थे। और उसके बाद हम लोगों ने आर्थिक जीवन के अंतर्गत देखा कि इन्हें कई सारी विधियों का जो कृषि के माध्यम से की जाती थी उन सभी विधियों का इन्हें ज्ञान था। और पशुपालन में ये लोग गाय, भैंस आदि पशुओं को पालना पसंद करते थे और इनका जो प्रिय पशु था वह एक कुबड़ वाला सांड था। आगे उद्योग के बारे में बात करें तो सूती वस्त्र, बर्तन और शिल्प आदि का ये लोग उद्योग करते थे, जो कि मुख्यतः आंतरिक रूप से होता था। व्यापार के बारे में बात करें तो व्यापार इनका विदेशों में पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया आदि जगहों से होता था। और धार्मिक जीवन के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर मातृ देवी और पशुपति के भी साक्ष्य मिले हैं और अग्निकुंड के भी प्रमाण मिले हैं। और आगे हम लोग बात करें तो यहाँ से स्नानागार के भी साक्ष्य मिले। इसके बाद हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स पर अपनी राय अवश्य लिखें। धन्यवाद।